नंबर में पहली चीज तो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है ये a प्लस आई बी होता है, राइट। तो ये a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई में हम लोग जो लिखते हैं, हमेशा याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए ही a और b जो है वो रियल चाहिए, वो रियल नंबर चाहिए, ठीक है। अगर वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम ऐसा नहीं लिख सकते a प्लस आई ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि a कॉमा b तुम्हारे हमेशा रियल नंबर चाहिए होता है। अब इसके कुछ मायने हैं जो आगे जाके तुमको समझ में आएंगे। बस उससे पहले ना, जैसे मैंने बोला था, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला मुझको। एक बार बताओ, ये जो हमने लिखा था कि मॉड ऑफ z माइनस टू प्लस थ्री आई है सपोज, और इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या है जो हमने देखा था पहले? व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस? लोकस क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर का? सर्कल 2 माइनस 3 पे सर्कल का भी सर्कल का भी क्या सीन है आगे जाके? 2 माइनस 3 इसका सेंटर है 2 माइनस 3 और आगे रेडियस रेडियस 4 है। रेडियस 4 है, रेडियस 4 है, राइट। रेडियस उसका 4 है, एक्सेप्टेड। वही चीज अगर किसी ने ये बोला कि लोकस ऑफ, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, z प्लस आई इज इक्वल्स टू 2i, तो इसका लोकस पूछा है, कोई बता सकता है इसका लोकस क्या आएगा? 0 माइनस 1 0 माइनस 1 क्या है? उसका सेंटर है। अच्छा, हाँ सर। और रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? 2i रेडियस कभी सर इमेजिनरी हो? ये पॉइंट होगा शायद। रेडियस कभी इमेजिनरी हो सकती है? नहीं। और तो याद रखना, इसका लोकस ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका लोकस ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कल का सेंटर तो तुम लोगों ने सही बताया कि सर इसका सेंटर 0 माइनस 1 है, एक्सेप्टेड। रेडियस 2i, रेडियस कभी इमेजिनरी होती है क्या? रेडियस तो लेंथ होती है, लेंथ या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, लेकिन ये 2i का मतलब रूट के अंदर माइनस चल रहा है। रूट के अंदर माइनस तो कभी रेडियस होता ही नहीं है। रेडियस हैज टू बी अ रियल नंबर, जो ये रियल है नहीं, इसीलिए इसका लोकस ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर नहीं है रेडियस का। एक और क्वेश्चन इसके बारे में बात कर रहा था, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट सर ये भी पॉइंट नहीं बनेगा क्या फिर? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, मॉड ऑफ z प्लस आई, और ये मॉड ऑफ z प्लस आई इक्वल्स टू 1 प्लस आई है। अब इसको बताओ, फिर वही, अगर तुम लोग इसको सॉल्व भी कर लोगे, ये क्या है अकॉर्डिंग टू यू? दिस इज अ सर्कल सेंटर्ड एट 0 माइनस 1। इसका रेडियस क्या बनेगा? 1 प्लस आई। फिर वही, कॉम्प्लेक्स नंबर तो रेडियस हो नहीं सकता किसी चीज का। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कंसेप्चुअली, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये क्या बनेगा? z को मैं लिख सकता है x प्लस आई वाई, तो मैंने i कॉमन लिया, ये बना y प्लस 1, राइट। और राइट में तुम्हारा 1 प्लस आई है। एक और अगर इसको और अगर बताना चाहूंगा ना मैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल नंबर है, और कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, उस पर नहीं जाते, ज्यादातर और कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। इसको आगे देखते हैं। 1 प्लस आई, खोलो इसको, इसका मॉड्यूलस क्या बनेगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा? वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आई। क्या ये पॉसिबल है? दो नंबर का स्क्वायर है, दो नंबर का स्क्वायर। क्या दो नंबर का स्क्वायर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। दो नंबर का स्क्वायर तो तुम्हारा पॉजिटिव बनना चाहिए ना, स्क्वायर है किसी ना किसी का, तो दो नंबर का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। एक कंसेप्ट है, राइट, ये कंसेप्ट है। देखने लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ये बोल ही नहीं सकते कि दो नंबर का स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसका भी लोकस नॉट पॉसिबल। दो क्वेश्चन मेरे को मिले, थोड़े अच्छे बुक्स में थे, तो सोचा तुम लोगों से शेयर करूं। ठीक है, एक और, अगर मैंने ये पूछा कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 का लोकस क्या है, तुम आराम से बता सकते हो मुझको, क्या रहेगा लोकस इसका? मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 क्या होता है वैसे? हम देख 0 सेंटर होता है 0 पे, और इसका रेडियस होता है 1, 1 राइट। ये तो हमने देखा था कि इसका लोकस, इट्स अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन
ओरिजिन पे सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट जो भी तुम लेना चाहोगे वो है, राइट, एक्सेप्टेड, यहाँ तक कोई सीन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज ऐसी हुई अभी, क्या कोई बता सकता है मेरे को आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4 है, तो इसका लोकस क्या रहेगा? आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z अगर π/4 दिया है तो इसका लोकस क्या रहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय आर्गुमेंट ऑफ z? आर्गुमेंट ऑफ z कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है क्या, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, और tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x अगर π/4 है तो यहाँ से y/x क्या बनेगा तुम्हारा, tan 45। tan 45 कितना होता है? 1। तो 1/1 दिख रहा है तुमको y इक्वल टू x दिख रहा है? अब अगर ये y इक्वल टू x है तो ये लाइन जाएगी ऑब्वियसली ऐसी, ये क्वाड्रेंट रहेगा तुम्हारा। अब ये लाइन ऐसी रहेगी या यही लाइन ऐसे नीचे भी आएगी? मैं ये पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, ब्लू वाला रीजन रहेगा या रेड वाला, ब्लू वाला रहेगा या ब्लैक वाला रहेगा या ब्लू प्लस ब्लैक रहेगा? ब्लू प्लस ब्लैक, ब्लू प्लस ब्लैक, ब्लू वाला। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो tan आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब तुम्हारी लाइन y इक्वल टू x रहेगी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे आ रहा है तो इस थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या होता है, -π प्लस थीटा, तुम तो ये देख चुके हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एड्रेस अगर -π प्लस थीटा है और मेरे को आर्गुमेंट खाली π/4 दिया है, तो ये रीजन हो ही नहीं सकता। तो याद रखना, जब भी ये पूछा जाए आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4 है तो इसका लोकस क्या है, तो सर इसका लोकस एक सेगमेंट है, या फिर सेगमेंट तो नहीं बोल सकते, रे है, जो रे स्टार्ट हो रही है यहाँ से और खत्म हो रही है इंफिनिटी पे। आई रियली होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट सीख रहे हो तुम लोग, ठीक है। आर्गुमेंट। अब एक और पूछता हूँ फिर से एक बार, क्या कोई बता सकता है मेरे को, अगर मेरे को इसका एरिया शेड करना है, शेड द एरिया, कंसेप्ट चल रहे, थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ही, शेड द रीजन, शेड द रीजन बाउंडेड बाय मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, इक्वल भी ले लेता हूँ, इक्वल टू भी ले लेता हूँ, चलो, एंड आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल टू π/3 से लेके उल्टा करता हूँ, π/6 से लेके π/3। अब ये रीजन है, अब तुमको इनके रीजन शेड करने हैं, ये कैसा रहेगा? तो सबसे पहले मैं इसके लिए जाता हूँ, तुमको दिख रहा होगा ये दो अलग अलग चीजें हैं। उससे पहले एक और बात बताओ, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मेरे को पता है मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1 है, तो सर ये सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है, तो कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा दिखेगा, ये रहा आपका सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये रहा सर्कल, सही है क्या? सही बताया मैंने? क्योंकि ये एक्सेस y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये सेंटर एट ओरिजिन हैविंग रेडियस 1 है। लेकिन इसी को ही अगर मैं ऐसा बोल देता कि मेरे को इसका रीजन शेड करना है मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1, अब लेस देन इक्वल टू 1 मतलब क्या, तुमको डालना है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम ओरिजिन डाल दो। अगर मेरे को ये पता नहीं रीजन ये आउटसाइड वाला है या इनसाइड वाला है, कैसे डिसाइड करें? z का वैल्यू 0 रख दो। अगर z का वैल्यू तुमने 0 रख दिया तो क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। अगर ओरिजिन पॉइंट पे, आई मीन इक्वेशन पे अगर तुमने ओरिजिन रखा और ओरिजिन लिखने के बाद अगर ट्रू आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिन रखने के बाद, ओरिजिन पुट करने के बाद अगर ट्रू आया तो ओरिजिन वो रीजन में होता है, तो रीजन में होता है इसका मतलब क्या हो गया, ये रहा इसका रीजन इनसाइड वाला। और वही अगर ये आउटसाइड होता, देखो अगर मैं आउटसाइड कर देता इसको ऐसा, तो मैं सबसे मेरे को पता नहीं, मेरे को कंफ्यूजन चल रही है दिमाग में, ये ओरिजिन ये आउटसाइड है या इनसाइड है, आउटसाइड वाला रीजन है, तो मैं ओरिजिन रख दूंगा यहाँ पे। अगर मैंने ओरिजिन रखा तो क्या 0 x से बड़ा होता है? नहीं, तो मेरा फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है मतलब ये रीजन में ओरिजिन काउंट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रीजन क्या है, आउटसाइड है। z ग्रेटर देन 0 के लिए, z ग्रेटर देन 1 के लिए था, और अंदर वाला z लेस देन 1 के लिए था। कंफ्यूजन, इनसाइड है तो अंदर, आउटसाइड तो बाहर, सिंपल। अब
इसी को अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, फिर बता रहा हूँ कंसेप्ट है, कंफ्यूजन होगी। अब ये इसको देख के क्या, इसकी शक्ल देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कितने, ये क्या सीन है, ये क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? क्या तुमको भी ये दिख रहा है कि सर ने z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है और z लेस देन इक्वल टू 3 दिया है? अल्टीमेटली दो अलग अलग सर्कल है मेरे पास, और दो अलग अलग सर्कल अगर है और दोनों सर्कल की रेडियस अलग है, एक सर्कल का रेडियस 1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस 3 है, लेकिन दोनों का सेंटर 0,0 है, तो कहीं ना कहीं जाके सर आवाज गई। आवाज गई सर। आवाज गई सर। आवाज गई सर। ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ सर। अब दिख रही है स्क्रीन? कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है अभी, अब ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल दिया है। ये सर्कल रेडियस कितना है 3, मतलब आउटसाइड वाला है। ये सर्कल रेडियस कितना है 1, मतलब इनसाइड वाला है। अब मेरे को इन दोनों के बीच में सैंडविच करना है और दोनों के बीच का सैंडविच है, इसीलिए शेडेड रीजन ये वाला आएगा, मतलब ये टायर बन जाता अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो। लेकिन क्वेश्चन में ये भी मर्ज किया गया है। कोई बता सकता है मेरे को अभी, ये भी दो अलग अलग चीजें हैं। एक आर्गुमेंट π/3 है, मतलब क्या, tan इनवर्स ऑफ y/x अगर π/3 है तो पक्का ये लाइन x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही होंगी, और ये लाइन x के साथ कितना बना रही होंगी 30 डिग्री। तो क्या ये तुम लोगों को ऐसा दिखेगा, एक रे ऐसा जाएगा और दूसरा वाला रे जो है तुम्हारा वो ऐसा जाएगा। अब इन दोनों के बीच में सैंडविच लगाना है, क्या कोई बता सकता है मेरे को रीजन कौन सा आएगा? मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से इसका रीजन ये कौन आएगा, ये वाला कौन। क्यों? क्योंकि सर्कल भी चाहिए और दोनों लाइन के बीच में भी चाहिए, इसलिए रीजन ये वाला आता है। कंसेप्ट के लिए था, बाकी कुछ ज्यादा अंदर वाले सर्कल में नहीं आएगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना। ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला नहीं आएगा, ऑब्वियसली ये वाला नहीं आएगा अंदर वाला, खाली वो टायर के बीच वाला आएगा, खाली इतना ही रीजन बनेगा तुम्हारा फिर। ठीक है, अब सही है, आ गया समझ में कंसेप्ट क्या चल रहा था? इधर तक तो हम लोग सही चल रहे थे। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये देखा था इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर z1 माइनस z2 है, इसका मतलब क्या होता है? 2 दिन पहले हमने देखा था ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉड्यूलस के अंदर z1 माइनस z2 का मतलब क्या होता है? Distance of z1 from the center, from the circle with center z2. अरे तो अलग अलग पॉइंट है ये z1 z2, तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है क्या कर रहे हो यार? डिस्टेंस फॉर्मूला ना, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, भूल गए क्या? ये दो अलग अलग पॉइंट है, तो ये दोनों का मॉडुलस का डिफरेंस मतलब क्या, दोनों के डिस्टेंस निकालना है। और या अगर मैं एक बात बताऊं, फिर अगर मैंने ये बता दिया कि भाई साहब कि a z1 है, b z2 है और c z3 है, ये तीनों पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स है। किसी भी, चलो पॉइंट्स को मैं जगह पे मैं डाल दूंगा, वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ये तीनों एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो तीनों वर्टाइसेस मिलने के बाद तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से हुआ था, तो क्या हम लोग इन तीनों पॉइंट से निकाल सकते हैं, या तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, या तो फिर ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल बनाएंगे, जो एक तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल, या फिर वो ट्रायंगल तुम्हारा आइसोस्केलस होगा, या तो वो ट्रायंगल तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब ये अगर आ गया तो इन्हीं से मैं इनका ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकता हूं। अब सवाल देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर
Z1 Z2 Z3 अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो कंडीशन क्या होगी? कोई बता सकता है मुझको? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर एरिया 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? डेल्टा 1/2 क्या होता था वहां पे? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आज भी तुम लोगों को यही करना है, यही करना है। Z1 Z2 Z3 अगर तुम्हारे 3 वर्टाइसेस दिए हैं कोई बात नहीं, Z1 Z2 Z3 ऐसा दिया जाएगा 3 + 2i 1 - 1 - i और ये 2i। अगर बोला गया ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या है? क्या कर लोगे तुम? 1/2 करके देखो, x1 y1 मतलब ये पॉइंट उठाओ, क्या बना? 3,2। ये पॉइंट क्या बना? -1 -1। ये पॉइंट क्या बना? 0 2। इधर 1 1 रख दो, हो गया तुम्हारा एरिया। अगर इसी पॉइंट को मेरे को इसी पॉइंट की अगर कोलिनियरिटी अगर चेक करनी होती तो मैं इनकी कोलिनियरिटी कैसे चेक करता? मैं इसको एरिया में रख देता। अगर एरिया 0 बन गया, अगर एरिया 0 बन गया, पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, खत्म। अगर एक बात बताओ मेरे को, इन्हीं को या ऐसे मैंने बना दिया ट्रायंगल में, मैंने ऐसे चिपका दिया, देखो ये मेरा ट्रायंगल है, सपोज ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ऑब्वियसली ये Z1 है तुम्हारा, ये Z2 है और ये Z3 है। मेरे को इन ट्रायंगल का ये वर्टाइसेस अगर है तो क्या मैं इन ट्रायंगल को देख के, मतलब सॉरी नॉट ट्रायंगल को, साइड्स को या फिर वर्टाइसेस को देख के क्या मैं डिसाइड कर सकता ये कौन सा एरिया, मतलब कौन सा ट्रायंगल है? नेचर क्या है इस ट्रायंगल का? और ट्रायंगल का नेचर डिसाइड कौन करता है? कौन करता है ट्रायंगल का नेचर? साइड्स करती है। साइड से भी ज्यादा मैं बोलना, अगर मैं प्रॉपर उसको अच्छे से एडजस्ट करके बोलूं तो लेंथ ऑफ साइड डिसाइड करती है। तो क्या कोई बता सकता है मुझको ये बीसी की लेंथ कैसे निकालूं मैं? डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे वो डिस्टेंस फॉर्मूला सही है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला है तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे Z1 mod of Z2 Z2 minus Z3। Z3 हाँ, तो क्या mod of लिखोगे? Z2 minus Z3। Z2 minus Z3 अल्टीमेटली डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। जिनको कंफ्यूजन हो रही है सीधा सीधा पॉइंट Z के पॉइंट यहाँ पे रख दो, Z के पॉइंट यहाँ पे रख दो, Z के पॉइंट यहाँ पे रख दो, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुल जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, अगर मेरे को इसको बनाना रहा तो इसको क्या लिखूं मैं? ये वाला, अगर मेरे को ये वाली साइड बनानी है तो क्या लिखूं? मॉड के अंदर Z minus Z1 इसके लिए क्या करूं? मॉड के अंदर Z1 minus Z1 - Z2। सही है। अब अगर दोनों साइड अगर इक्वल आई, अगर दोनों साइड अगर इक्वल आई तो वो होता है आइसोस्केलस। अगर, फिर बता रहा हूं, दोनों साइड अगर इक्वल आई तो आइसोस्केलस रहेगा, या तीनों साइड अगर इक्वल आई तो क्या बोलेंगे उसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और तीनों अगर अलग अलग अगर आई तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको? स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल। एक बात पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, मेरे को देखना है अब ये किसको समझ में आएगा। मैं एक बात बोलूं फिर, AB का लेंथ है, सपोज AB का लेंथ है √10, BC का लेंथ है 2√10 और CA का लेंथ है 3√10। ऐसा आ गया है तो ये ट्रायंगल का नेचर क्या बनेगा? सर वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। कंफर्म करो एक बार, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? सॉरी, स्केलियन ट्रायंगल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और बताओ, कोई है? स्केलियन ही रहेगा सर। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तुम लोग जा रहे स्केलियन में, मेरा दिमाग कहीं और जा रहा था, क्योंकि हाँ सर वो दो साइड का एडिशन तीसरे से बड़ा रहता। हाँ, उससे भी ज्यादा मैं ये सोचता कि भैया 3 पॉइंट मिले अपने को, ये है और एक ये है। अब उसमें बोला ये गया है कि AB का लेंथ √10 है, एक्सेप्टेड। BC का लेंथ 2√10 है और AC का लेंथ क्या है फिर? 3√10। इसका मतलब क्या हुआ? कोलिनियर। सर वो कोलिनियर है। कोलिनियर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? कैसे करेंगे? हाँ सर। डिपेंड, दिमाग को पूरा खोल लो, पूरा खोल के तुमको सीखना है क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अब मेरा काम छोटा सा थोड़ा आसान हो गया, तुम लोग को मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, तुमसे मैं पूछ भी सकता हूँ कि इसका नेचर क्या है। नंबर 1, अगर Z, ठीक है,
कॉमा आई जेड कॉमा आई स्क्वायर जेड, ये वर्टाइसेस है ट्रायंगल के। देन इसका नेचर क्या है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है या ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, अप टू यू। ऊपर का लिख लेगा। मैं लिखो मत, मैं भेज दूंगा इसको, मैं भेजने मेरे याद में नहीं रहता, आज पक्का भेजता मैं तुमको इसका पूरा 73 पेजेस भेजना, वो आता नहीं एक्चुअली व्हाट्सएप पे। सर कोलिनियर है। पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। जब दोनों का एडिशन तीसरा हो ना तभी पॉइंट कोलिनियर होता है ईशा, जब दोनों का एडिशन तीसरा हो तभी पॉइंट कोलिनियर होता है। सर वो डिस्टेंस 0 0 आ रहा है। तीसरे से अगर ज्यादा है, दोनों का एडिशन अगर तीसरे से ज्यादा है तो वो सर्कल या वो ट्रायंगल बनता है। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, मैं तो हुई यहाँ पे, नहीं आया तो मैं तो कर ही दूंगा वैसे। तुमको जेड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तुम कमेंट ही नहीं कर सकते जेड पे, तो जेड को जेड ही रखो। जेड के बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता तो जेड को जेड ही रखो। पता चला जेड को कुछ लेके सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सर फिर वो ट्रायंगल बनाता ही नहीं है। बनाता ही नहीं है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो, जिनका मानना ये था कि ये ट्रायंगल ही नहीं बनाता उनके लिए, अगर मैंने इसको ए माना, इसको मैंने बी माना और इसको मैंने सी माना, तो क्या मुझको ए भी दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को बी सी भी दिख रहा है और मेरे को ए सी भी दिख रहा है। और मेरे को पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है भैया, तो ए बी का मतलब मॉडुलस में जेड माइनस आई जेड है। ए बी, अब ये बी सी रहेगा ना, बी सी है, ठीक है। बी सी का मतलब है मेरे पास आई जेड माइनस आई स्क्वायर जेड, और ए सी का मतलब है मॉडुलस में जेड माइनस आई स्क्वायर जेड, राइट। अब सोचो इन दोनों में कुछ कॉमन निकल सकता है, जेड बाहर ले लूं मैं तो मॉडुलस ऑफ जेड बाहर दिख जाएगा, और ये बनेगा मॉड के अंदर, पढ़न ये बनेगा मॉड के अंदर 1 माइनस आई। अब मॉडुलस के अंदर 1 माइनस आई का मतलब क्या हो गया, क्या होता है मॉडुलस के अंदर 1 माइनस आई, √2। तो क्या ये बन गया √2 ऑफ मॉड ऑफ जेड। डन डन डन, हाँ ना, इधर तक तो पहुंच गए। जेड के बारे में कोई पता नहीं मेरे को, मैं कमेंट ही नहीं कर सकता जेड पे, कुछ है ही नहीं, कुछ डेटा ही नहीं है मेरे पास जेड के लिए कुछ बात करने के लिए जेड के ऊपर। वैसे ही इसके बारे में बताओ, अगर मैंने यहाँ से फिर से एक बार मॉड जेड बाहर निकाला, अंदर क्या दिख रहा है तुमको, मेरे को दिख रहा है i+1, क्या तुमको भी यही दिख रहा है i+1? हाँ सर। हाँ सर। बाहर आ गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस ऑफ माइनस +1। अब इसका भी आंसर क्या बन रहा है, √2 mod z। क्या इसके बारे में बात करें थोड़ी, इनके बारे में बात, जेड को बाहर ले लो फिर। अगर मैंने जेड को बाहर लिया, ये क्या बन रहा है मॉडुलस के अंदर 2, तो आंसर कितना बन रहा है 2 mod z। क्या दिख रहा है दोनों को, तीनों को देख के, दोनों का एडिशन करके देखो, 2 नहीं बनता है, तो क्या हो रहा है, दो साइड्स क्या है, इक्वल है, आंसर आइसोस्केलस। अरे यही तो करना होता है तुम लोगों को, ये तो समझा रहा मैं, इनको तो कंसेप्ट बोला, इनको तो कंसेप्ट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, ये तो तुमने मान लिया, तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है। एक बात बताओ, सपोज ए z1 है, बी z2 है, सी z3 है और डी z4 है, आर द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या इनके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं अभी, अगर ये वर्टाइसेस है क्वाड्रिलेटरल के, अगर वर्टाइसेस हैं तो क्या मैं इनके बारे में कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इनके आंसर 4 ही रहेंगे, या तो वो स्क्वायर होगा, या तो वो रोम्बस होगा, या तो वो रेक्टेंगल होगा, और ये भी नहीं हुआ तो चौथा पॉइंट ये होगा पैरेललोग्राम। लेकिन ये चारों में से ही एक है, इनको डिसाइड कौन करेगा, एक पॉइंट डिसाइड करेगा। कंडीशन देखना, लिखते चलना अपनी बुक्स में, पहला पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स।
अगर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल अगर इक्वल है तो ये चारों में से कोई एक आंसर होगा, चारों में से कोई एक। अब डायगोनल का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? फिर वही, पकड़ो ही मत उसको, वो आई को नॉर्मल पॉइंट ही कंसीडर करो। अगर पॉइंट तुमको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 3,4 आई, तो उसको 3,4 ही पकड़ो सॉल्व करने के लिए। भले ही चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेथोडोलॉजी अपनी सारी की सारी अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होनी चाहिए टोटल। पहला पॉइंट मैं कवर कर चुका। डायगोनल का मिड पॉइंट अगर इक्वल है, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट्स अगर इक्वल है तो 100% चारों में से कोई एक आंसर होगा। ये तो मैंने कवर करवा लिया। उसके बाद नंबर 2 मैं जाऊंगा लेंथ ऑफ डायगोनल पे। लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या कोई बता सकता है? मैंने डायगोनल की अगर लेंथ निकाली, दो ही उसके ऑप्शन है, या तो लेंथ इक्वल होगी, सेम होगी, या तो लेंथ डिफरेंट होगी, अनइक्वल होगी। सही है? क्या कोई बता सकता है डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल आई तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, या कौन से ऑप्शन मतलब स्क्वायर और स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अगर सेम आए, इक्वल आए, तो या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रेक्टेंगल होगा। बहुत बढ़िया। और ऑब्वियस सी बात है, अगर लेंथ ऑफ डायगोनल अगर इक्वल नहीं आई, या तो वो पैरेललोग्राम होगा या तो फिर रोम्बस होगा। देख रहे हो कैसे एलिमिनेट हो रहे ऑप्शन अपने आप। अब तीसरे पॉइंट पे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एंगल बिटवीन डायगोनल, डायगोनल आर परपेंडिकुलर। अगर डायगोनल अगर परपेंडिकुलर है तो कौन से ऑप्शन बनेंगे? या तो वो स्क्वायर होगा स्क्वायर और रोम्बस। या फिर स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर या रोम्बस। और डायगोनल आर नॉट परपेंडिकुलर, तो या परपेंडिकुलर नहीं है, या तो वो पैरेललोग्राम होगा, या फिर क्या क्या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। डन 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 डन। सब कुछ सॉर्टिंग, सब सॉर्ट हो गया अभी। सबसे पहले मैं मिड पॉइंट के लिए जाऊंगा। मिड पॉइंट अगर इक्वल है तो चारों में से कोई एक आंसर होगा। वो ट्रेपेजियम वो सब बनता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर से, उसको इग्नोर कर दो, बनता ही नहीं है वो। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा लेंथ ऑफ डायगोनल पे। पूरा गेम इन दोनों का ही एक्चुअली। डायगोनल का लेंथ इक्वल आया तो स्क्वायर होगा, तो रेक्टेंगल होगा, नहीं आया तो पैरेललोग्राम रोम्बस में बात चलेगी। डायगोनल परपेंडिकुलर तो स्क्वायर और रोम्बस होगा, डायगोनल नॉट परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल होगा, बात खत्म। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन दूंगा और तुमसे टेस्ट करवाऊंगा। ये अगला जो मैं दे रहा हूँ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका सीन क्या है। पहला वाला 0, दूसरा वाला 3+4i, तीसरा वाला ये 7+7i, ये C है तुम्हारा, और चौथा वाला D है 4+3i। और मेरी हेल्प मत लेना, तुम लोग ही ट्राई करो और आंसर बताओ। सर वो 7+7 आए हैं ना? यस, 7+7 है वो। क्या उनके मिड पॉइंट तुमको इक्वल दिख रहे हैं दोनों के? हाँ सर, सर रोम्बस है। ये रोम्बस है, ओके, इट्स अ रोम्बस। क्या किसी का कुछ और आया है रोम्बस छोड़ के? ये तो बेसिक क्वेश्चन है लेवल 2 के। जब कोनी मेथड होगा तुम्हारा रोटेशन में, तब जाके आईआईटी मतलब जेई के क्वेश्चन वहां से शुरू होते हैं। ये तो फंडामेंटल है।
कल अपन जब रोटेशन देखेंगे ना, वो कोनी मेथड है, उसमें बहुत काम का है। सर रोम्बस। रोम्बस है, ओके। हाँ सर रोम्बस है। रोम्बस है, ओके। चलो, जिनका नहीं आया उनके लिए सबसे पहले भैया ड्रॉ कर लो, ताकि तुमको आसान जाएगा देखने में क्या सीन है। ये 0,0 है, ये पॉइंट मेरा 3,4 है, ये पॉइंट मेरा 7,7 है, ये पॉइंट मेरा 4,3 है। तो मैं लिख दूं इसको A, B, C और D। ये मैंने बना दिया ऐसे। ये रहा मेरा पहला, ये रहा मेरा दूसरा। मैंने बोला था ना, चैप्टर नाम के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पूरा कंसेप्ट अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही। सबसे पहले मैं जाऊंगा, क्या चारों में से एक आंसर है क्या? कैसे? 7 + 0 = 7, 7 + 0 = 7, तो आंसर बन रहा है 7/2, 7/2। इसका मिड पॉइंट चेक करो, 4 + 3 7, 4 + 3 7, दोनों का आधा 7/2, 7/2। सेट हो गया। अब मतलब दोनों मिड पॉइंट सेम है, इसका मतलब क्या है, अपना चारों में से कोई एक आंसर है। अब मैं जाऊंगा डिस्टेंस, मैं पहले AC निकाल लेता हूँ, फिर BD निकाल लेता हूँ। AC का लेंथ क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर 49 + 49 98 टू रूट 7√2 AC का लेंथ। और BD का लेंथ क्या बनेगा, अंडर रूट में 4 - 3 1, 4 - 3 1, आंसर क्या बन रहा है, √2। क्या तुम्हारा AC और BD का लेंथ सेम है? हाँ नहीं सर। तो कहाँ घंटा सेम मेरे? नहीं मतलब सर, नहीं है। सूरज, AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। AC और BD इक्वल नहीं है, और AC और BD अगर इक्वल नहीं मतलब क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? देखो भैया, तो या तो वो पैरेललोग्राम होगा या तो रोम्बस होगा। ये तो गया, रेक्टेंगल स्क्वायर तो गया काम से। अब मैं जा रहा हूँ उनकी परपेंडिकुलरिटी के लिए। अब बोलो, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे? इनके स्लोप निकाल दो। AC का स्लोप ऑफ, पार्डन मी, स्लोप ऑफ AC इनटू स्लोप ऑफ M लिखना है ना यहाँ पे, स्लोप ऑफ BD निकाल लेते हैं। अब AC का स्लोप 7 - 0 / 7 - 0 क्या बन रहा है, 7 - 0 / 7 - 0। डिस्टेंस 2 पॉइंट फॉर्म, y2 - y1 / x2 - x1, भूले तो नहीं होंगे। उसके बाद इनका BD का 3 - 4 / 4 - 3, 3 - 4 / 4 - 3, तो आंसर कितना बन रहा है, 1 × -1 that is -1। और ये दोनों परपेंडिकुलर अगर है तो क्या हो गया, इट्स अ रोम्बस। रोम्बस। ठीक है। यहाँ तक तो सब सीख, सबका एकदम सही चल रहा था। एक और करके दिखाता हूं मैं फिर अभी, एक और क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। फील तुमको नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन तुमको पूरा फील ना इस पे आएगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने किया था। देखो, अगर ये ट्रायंगल ABC है, इफ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, हमने तो देखा इक्वल 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 अगर होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली इसको अगर मैं Z1 नाम दे दूं, इसको मैं Z2 बोल दूं, इसको मैं Z3 बोल दूं। क्या कोई तुम में से मेरे को ये बता सकता है इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड G का वैल्यू क्या होगा? एनीवन? सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड होता क्या है? Z1 + Z2 + Z3/3। खत्म। आंसर क्या बनेगा? Z1 + Z2 + Z3/3 हो गया तुम्हारा सेंट्रॉइड। अब दूसरा वाला पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन सेंटर? इट्स अ इन सेंटर क्या होता है? AX1 + BX2 हाँ, + तो BX3/x1 + वो x2 + जहाँ वो पे जो एंगल बाइसेक्टर मीट्स करते हैं सर। हाँ, वो जो तू बता रही थी फॉर्मूला AX1 + BY1 वाला, वो वाला फॉर्मूला यूज होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ पे क्या यूज होगा? ये बनेगा AZ1 + BZ2 + CZ3 और अपॉन A + B + C। देखना, इसमें दोनों पॉइंट आ गए तुम्हारे, दोनों पॉइंट आ गए, X भी आ गया, Y भी आ गया। लेकिन सीन ऐसे हुआ, सर ये सब तो ठीक था, आपने Z1 Z2 Z3 बता दिया, मेरे को इतना समझ में आया, लेकिन ये ABC क्या है? ABC मतलब क्या? कैपिटल A के सामने वाली साइड ये होती है स्मॉल a, ये होती है स्मॉल b, ये होती है स्मॉल c। क्या तुम में से कोई वॉलंटरीली मेरे को बता सकता है ये स्मॉल c का वैल्यू क्या बनेगा? इन दोनों का मॉड्यूलस।
क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है? z मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z1। आज थ्योरी ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सैचुरेशन आएगा जल्दी, लेक्चर जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि नॉन स्टॉप थ्योरी है आज। z1 माइनस z2 है। अब c के लिए ये जो डिस्टेंस है c, तो ऑब्वियसली दोनों का डिस्टेंस है, और दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मॉड्यूलस ऑफ z2 माइनस z1। वैसे ही ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मतलब a, b और c निकालने के तरीके तुम्हारे सामने है। ये रहा इन सेंटर। अब तीसरा पॉइंट मैं बता रहा तुमको कौन सा ले लो तीसरे के बाद? सर इन Circum सेंटर center। बताओ ना फिर से। इन सेंटर क्या करना है? फॉर्मूला इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का मिड पॉइंट होता है, ये वाला, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इन सेंटर की वैल्यू? ये a से, ये b है, ये c है, निकालोगे कैसे? कैपिटल A के सामने वाला स्मॉल साइड स्मॉल a होता है, b के सामने वाला b और c के सामने वाला c होता है। अब a कैसे निकालोगे? इनका मॉड्यूलस। b कैसे c कैसे निकालोगे? इनका मॉड्यूलस। b कैसे निकालोगे? इनका मॉड्यूलस। निकल गया। फॉर्मूला में रखना है, कुछ कोई नहीं पूछने वाला तुमको क्वेश्चन, ये कोई नहीं पूछता है क्वेश्चन, बस थ्योरी सीख रहे हो तुम लोग खाली, ठीक है। इन सेंटर आ गया। फिर अगला वाला पॉइंट है तुम्हारा, क्या था वो? सर्कम सेंटर। किसको याद है सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर होता है क्या वैसे? व्हाट इट डज? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर का होता है या ऑर्थो सेंटर होता है परपेंडिकुलर का? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब ऐसा पॉइंट सर्कल के ऐसा पॉइंट ट्रायंगल जिसमें ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं, ये वाले। तो ये अगर पॉइंट में जी ए पॉइंट अगर z0 मानूं, तो सर्कम सेंटर इज नथिंग बट ऐसा पॉइंट जिससे सभी का डिस्टेंस इक्वल हो। लिखते चलो, फिर बता रहा हूं मैं, थ्योरी तुमको ज्यादा मिलेगी नहीं बुक्स में, ठीक है। ऐसा पॉइंट जिसमें तीनों के तीनों वर्टाइसेस तुम्हारे इक्वल लेंथ पे हो, उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। और लास्ट पॉइंट है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर का मतलब इट्स अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर अगर हुए, एक मिनट थोड़ा प्रॉपर बता देता हूँ। अगर ये ऐसा ट्रायंगल रहा, ए के सामने वाली साइड, बी के सामने वाली साइड और सी के सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे, और इनके मिड पॉइंट को हम बोला, एक मिनट, इनके सामने वाली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। निकालोगे कैसे? अगर मैं इसको ए बी सी, इसको अगर मैं एच बता दूं, तो परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। वैसे ही स्लोप ऑफ बी एच इंटू स्लोप ऑफ ए सी, ये -1 होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मिलेंगे, इनको सॉल्व कर लेना, तुमको ये मिल जाएगा। नहीं तो ऑप्शन यूज करो, देखो इनका स्लोप निकाल, ये तो ऑब्वियस होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो इसका स्लोप निकालो ए एच का, जैसे हमने अभी निकाला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला, तो इसका स्लोप निकालो bc का, दोनों का प्रोडक्ट करवा दो, -1 देखो, दोनों का भी प्रोडक्ट, इसका भी प्रोडक्ट -1, इक्वेशन सॉल्व करो, तुमको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। ये तुम्हारे छोटे छोटे थोड़े बहुत पॉइंट है, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरी है, बीच बीच में क्वेश्चन डालना मेरा काम है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, इफ a इज 2 + 3i, b इज -1 + 4i and c is 1 - 2i. I'll repeat, 2 + 3i, -1 + 4i, 1 - 2i are the vertices of triangle. ये vertices है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट टू ब्रेक द सैचुरेशन पॉइंट। चलो 2 + 2, 3, अरे सीधा पॉइंट रख दो डिटरमिनेंट में, बाहर 1/2 वेट करेगा तुम्हारा। फोर। क्या और किसी का 4 आया है? इसका अकेले तो का मेरा 4 है? 8 आया।
8 8 आया ओके सर। हाँ सर 8 8 आया। आया। 8 आया सर। क्या होता है एरिया ऑफ Sorry, ट्रायंगल? मेरे कैलकुलेटर व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू सर हाफ। ये हाफ 2 into 3 -1 4 1 -2 1 1 1। सॉल्व कर लो इसको, 1/2 पकड़ लो, रो कॉलम हटाओ। 16 आता सर। 16 आता है तो आंसर कितना बना? 8। हाँ बस सर अब 8 हाँ आता सर अब आया। तक अब तक अब तक तुमने जो सीखा, जो भी तुमने थ्योरी देखा और अभी जो मैं बताने वाला हूँ, इन सब का इंटरसेक्शन एक बात बताऊंगा। वो आज का पूरा की पूरा थ्योरी एक तरफ और ये पॉइंट का थ्योरी एक तरफ। याद रखियो जरा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, centroid, all the centers lie on same point। और जब भी सबके सब अगर सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे सेंट्रॉइड, क्योंकि सबसे सिंपल वही है। इन सेंटर के लेंथ निकालनी पड़ेगी, एडिशन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सेम सबसे सिंपल जाता है तुम्हारा सेंट्रॉइड। जब भी ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर ये पूछा गया, बाहर में गया सब कुछ, अपन सेंट्रॉइड निकाल लेंगे और बता देंगे भैया यही आंसर है आपका। ये तो पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट, ये तुमको जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ये कल परसों के लेक्चर में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा जब मैं तुम्हारा कोनीज मेथड पढ़ाऊंगा रोटेशन में। ठीक है, पॉइंट ये है, इफ पॉइंट ये बहुत काम का है, इसलिए उसको इफ Z1, Z2 and Z3 are the vertices of triangle ABC, are the vertices of equilateral triangle, vertices of equilateral triangle। अरे क्या हो रहा है? इक्विलैटरल, जेई ने अब तक 6 से 7 क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर। इक्विलैटरल ट्रायंगल पूरी ज्योमेट्री में इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ाने जाऊंगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन कंडीशन देखना, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। मैं चाहता हूं ये दोनों पॉइंट तुम लोग अच्छे से अपने बुक में लिखो। कुछ नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन ये पक्का लिखना है, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे इसके ऊपर आज। अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर वर्टाइसेस हैं तो कंडीशन ऐसी होती है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, ये बनता है प्रोडक्ट का एडिशन, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। अब ये चैप्टर तुम लोगों को हर किसी चैप्टर से कनेक्ट करेगा। जो अगला जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा, मैं चाहूंगा तुम लोग खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारे में इसके क्वेश्चन है अभी। इफ origin and roots of the equation, roots of z square plus pz plus q equal to 0 form an equilateral triangle, then option number 1 p square equal to 3q, option number 2 p square equals to minus 3q, option number 3 p square equal to q, ऑप्शन नंबर 4 q स्क्वायर इक्वल टू p। मैं चाहूंगा पहले तुम लोग दिमाग लगाओ, नहीं आया तो मैं तो हुई हूं। चलो, अगर ओरिजिन, तीसरा ओरिजिन एक वर्टेक्स है तुम्हारा और ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, तो इसके दो सॉल्यूशन और तीसरा ओरिजिन मिला के अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो तीनों में से कौन सी केस फुलफिल होंगी, ये तुम्हारा सवाल है। इसमें पूरा की पूरा तुम लोगों को ये चैप्टर भी लगेगा और थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगेगा।
एनीवन? ये आवाज है गई? यस सर। चलो 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 चलो, ट्राई तो करो, नहीं आए तो अपन तो बता ही देने वाले, वैसे तुमको ट्राई तो मारो एक। चलो बोल दूं मैं, देखो एक बार बताओ, अगर, ठीक है, अगर एक पॉइंट ओरिजिन है तो Z1 मिल गया तुमको 0,0, या फिर अपने लाइन में 0 + 0 आए, Z1 तुमको मिल गया है। अब Z2 Z3 के बारे में बात करनी है, देख लेंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है, अगले जो वर्टाइसेस हैं, वर्टाइसेस आर द सॉल्यूशन, रुक जाओ अभी, सॉल्यूशन ऑफ Z² + PZ + Q, और क्या ये वर्टाइसेस मेरे Z1 Z2 है, सॉरी Z2, Z3 है, ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक हो तुम लोग, Z1, Z3 है यहाँ पे, हेलो क्या बात कर रहा हूँ मैं, Z1 Z3 हाँ सही है। हाँ सर। अब मैंने अभी बताया था, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या सीन है, Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर + Z3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या है वो, Z1 Z2 Z2 Z3 + Z3 Z1। और भाई लोग, पहला ही वर्टेक्स अगर 0,0 है, अगर पहला ही वर्टेक्स अगर 0,0 है, तो तुम्हारा ये कुछ काम ही नहीं करेगा, कौन सा, ये वाला और ये वाला सब मर जाएंगे, क्योंकि Z1 का वैल्यू ही 0,0 है, प्रोडक्ट तो वैसे 0 ही बनेगा सबका, मल्टीप्लाई जब तुम करोगे, और उसका मैग्नीट्यूड भी 0,0 ही बनेगा, तो वो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। तो क्या मैं इसको ठीक से लिखूं, Z2 का स्क्वायर + Z3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z2 Z3। तुमको इसको देख के कुछ मन कर रहा है कुछ करने का, इसको देख के कुछ एडजस्ट करने का मन कर रहा है? mod of Z2 + Z3 का स्क्वायर। नहीं सर, Z2 + Z3 द होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z। हाँ, Z2 + Z2 का स्क्वायर है, Z3 का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर एडजस्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन क्या मांगेगा ये? अब सुबह तो हमने वही करा था इंटीग्रेशन में, आज हमने यही किया मॉर्निंग के लेक्चर में, x + 1/x का होल स्क्वायर कैसे एडजस्ट कर रहे थे हम लोग, मिडिल टर्म एडजस्ट करके, इसकी मिडिल टर्म क्या बनेगी, Z2 का स्क्वायर है, Z3 का स्क्वायर है, अगर मैं इसको +2 टाइम्स दोनों साइड में +2 टाइम्स Z2 Z3 अगर कर दूं, तो ये भी ऐसा दिखेगा, 2Z2 Z3। हेलो, सही है क्या? हाँ सर। क्या बनेगा ये क्या बनेगा फिर? Z2 + Z3 का होल स्क्वायर। ये बनेगा जैसे रज ने बोला कि Z2 + Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स, आगे क्या है, 2 टाइम्स Z2 Z3। 3 अब मेरे को times ये पता है times. कि 3 times sir. 3 टाइम्स, पार्डन में 3 टाइम्स, मेरे को ये तक पता है कि ये Z2 Z3 जो है मेरे को इस इक्वेशन से मिलने वाला है, इस इक्वेशन से। तो कोई बताएगा मेरे को, अगर इसके रूट्स अगर Z2 Z3 है, तो क्या ये सम ऑफ रूट नहीं है? हाँ सर। तो बोलो सम ऑफ रूट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ रूट? माइनस B by B by Z3 -B बाय मतलब -P, हाँ। -P ना, और ये क्या सीन है फिर, Q प्रोडक्ट ऑफ C रूट्स। by A. तो Z2 Q Z3 क्या बनेगा, Q रख दूं मैं, Q. तो आंसर क्या बनेगा, P² = 3Q। IIT। ये होते हैं मेंस वाले, ये पूछते हैं मेंस वाले क्वेश्चंस। आई रियली होप तुमको ये समझ में आया होगा। एक सर क्वेश्चन वो Z1 0,0 क्यों लिया? दिया था ना क्वेश्चन में दिया था ना, ओरिजिन के साथ बना रहा है इसलिए। एक लास्ट क्वेश्चन, देन विल बी रैपिंग दिस अप। क्वेश्चन इज Z1 Z2 Z3 फॉर्म्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब भी तुमको ये वर्ड दिख जाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में वही आना चाहिए, देन Z1 Z2 Z3
आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल या फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ सर्कमसेंटर, विथ circumcenter सेट 0, देन z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आईआईटी का क्वेश्चन ये भी, नंबर 1 z0 का स्क्वायर, 2 z0 का स्क्वायर, 3 z0 का स्क्वायर, या फिर चौथा ऑप्शन 1/3 z0 का स्क्वायर। चलो भाई और बहनों, तुम्हारा काम है। जिसको कंसेप्ट समझ में आया भैया आज, उसका आंसर तो वो कूद कूद के आंसर बताएगा, मेरा आ गया। कंसेप्ट बहुत मैटर करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। देखना चाहूंगा किस किस का दिमाग उस डायरेक्शन में सोचने पे मजबूर हो गया है। कैसे सोच रहे हो तुम इसको? एनी गेसेस, एनी आंसर्स? सर रुकिए सर, एक मिनट। रुकू? ठीक है, रुक जाता हूं। उसका मेरा ऑप्शन 1 आया। तेरा ऑप्शन 1 आया, ओके। सर मेरा थर्ड ऑप्शन आया। तेरा थर्ड आया, ओके। हाँ सर, मेरा भी थर्ड आया। तेरा भी थर्ड आया, ठीक है। जिनका थर्ड आया उनका आंसर एक्यूरेट है, तुम लोग का सही आंसर है, लेकिन नहीं, तुम लोग का गलत आंसर है। ठीक है, चलो बात करते हैं। एक बात बताओ, इसको देखते ही इन्होंने इसको बनाया, ये देखते तुम्हारे दिमाग में क्या आया? क्या आया? जब भी ऐसा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, तो क्या मैं बोल दूं कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स, पार्डन, ये z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। यहां तक तो किसका दिमाग तो इधर तो पहुंच गया होगा ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये भी नहीं बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसीलिए ये तो बन गया होगा। एक बात बताओ, अभी बताया था उसने, ये जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए बताया कि सर्कमसेंटर z0 है, और हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर का मतलब ही होता है सेंट्रॉइड, उसका मतलब होता है ऑर्थोसेंटर, उसका ही मतलब होता है इनसेंटर। तो मेरे को पता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब क्या? सेंट्रॉइड ही सर्कमसेंटर है, तो सही है ना? सेंट्रॉइड ही सर्कमसेंटर है। तो क्या मैं Z0 को कुछ लिख सकता हूं यहां से? क्या लिखूं Z0 को? मैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3/3 प्लस Z3/3 को मैं यहाँ भेज दूं। हाँ सर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या मैं दोनों साइड को अगर मैंने स्क्वायर करवा दिया तो कुछ हो रहा है मेरे से? क्या बनेगा? 9 टाइम्स Z0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों में से 2 कॉमन अगर ले लूं तो क्या तुमको दिख रहा है? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। यहां तक तो तुम लोग की रेंज गई नहीं होगी किसी की भी। तो गंगाधरी शक्तिमान था, सर्कमसेंटर ही सेंट्रॉइड है, तो क्या है? ये तीनों स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड। 3 का बन गया 9, Z0 का बन गया मेरा स्क्वायर,
a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। तो क्या तुम लोग मुझको इसकी वैल्यू बता सकते हो? क्या लिख दूं इसके लिए मैं? Z1 Z1 square यही लिख सकता हूँ मैं वापस। Z2 square plus दो Z3 square. 9 टाइम्स z0 का स्क्वायर इक्वल्स टू G z1 times. का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर। तो क्या ये 2 + 1 3 बन गया? तो बोल हाँ दो सर, 9 टाइम्स z0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 times 3 टाइम्स z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर। और इसको मैं अगर काट दूं B3 तो C. ये क्या बनेगा? 1/3 Z0 z0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 का स्क्वायर प्लस तो z2 3 का बचेगा स्क्वायर। सर, हाँ 1 सर 3 नहीं 3Z बचेगा। तो square 9 आएगा by ना. 3 ना। हाँ तो शायद किसी का आंसर आया था तुम में से, किसी हाँ एक ने सर। सही बताया था। तो आंसर है इसका 6 9। ठीक है, दिस वाज इट।